So now we have our next topic, which is small peptides and proteins can be chemically synthesized. So many, so many peptides are potentially useful as pharmacological agents. तो बहुत सारे ऐसे जो पेप्टाइड्स होते हैं वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स की तरीके से यूज़ हो सकते हैं एंड देयर प्रोडक्शन इज़ ऑफ कंसीडरेबल कमर्शियल इम्पोर्टेंस। और इसका जो क्या है, इसका जो प्रोडक्शन है इन छोटे छोटे पेप्टाइड्स का, वो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियली इम्पोर्टेंस का हो सकता है। देयर आर 3 ways टू ऑब्टेन अ पेप्टाइड। तो किसी भी एक पेप्टाइड की चेन को ऑब्टेन करने के पास हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है प्योरिफिकेशन फ्रॉम टिश्यू। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट टिश्यू में वो जो प्रोटीन प्रेजेंट है, हम उससे क्या कर रहे हैं, उसे ऑब्टेन कर रहे हैं। अ टास्क ऑफन मेड डिफिकल्ट बाय वैनिशिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ सम पेप्टाइड्स। अब फॉर एग्जांपल किसी पेप्टाइड मतलब किसी टिश्यू में अगर पेप्टाइड बहुत कम कंसंट्रेशन में है, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अब हम उसको किस तरीके से हम उसको वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हो सकता है एक्सट्रैक्ट करने में भी वो कहीं कुछ हम अच्छे से ना हो पाए, या फिर बहुत सारी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड तरीका हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हम 9th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और थर्ड हमारे पास जो थर्ड वे है वो है डायरेक्ट केमिकल सिंथेसिस। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वे में हम डायरेक्टली केमिकली उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। So, powerful techniques now make direct chemical synthesis an attractive ऑप्शन इन मैनी केसेस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आजकल प्रेजेंट हैं, तो हम इन टेक्निक्स को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पेप्टाइड को या प्रोटीन की चेन को। तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है हमारे लिए इन एडिशन टू कमर्शियल एप्लीकेशंस। और अगर हम कमर्शियली किसी भी पॉलीपेप्टाइड को बना रहे हैं किस, तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसकी प्रोडक्शन करनी होगी, तो वहाँ पे भी ये हमारे लिए बहुत एक हेल्पफुल चीज़ हो सकती है। द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड पोर्शन ऑफ लार्ज प्रोटीन इज एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट टूल फॉर स्टडी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो कमर्शियली एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सिंथेसाइज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पेप्टाइड के पोर्शन को। लार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी इनकी स्टडी करने के लिए, इनके फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, इन पेप्टाइड्स के पोर्शन को हम सिंथेसाइज करके स्टडी कर सकते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन makes the traditional synthetic approaches of organic chemistry impractical for peptide with more than 4 or 5 amino acid। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है एक प्रोटीन की, जो कि जब हम ट्रेडिशनली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के थ्रू हम उसको सिंथेसाइज करने का अप्रोच कर रहे थे एक पेप्टाइड को, जिसमें 4 या 5 अम्यूनो एसिड रेसिड्यू हैं। सो वन प्रॉब्लम इज द डिफ़िकल्टी ऑफ प्योरीफाइंग द प्रोडक्ट आफ्टर ईच स्टेप। तो हमारी प्रॉब्लम यही थी कि हम क्या कर रहे थे, हम उसको प्योरीफाई नहीं कर पा रहे थे। द मेजर ब्रेक थ्रू इज इन दिस टेक्नोलॉजी वॉज प्रोवाइडेड बाय आर ब्रूस मैरीफील्ड इन 1962। तो अब इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। हिज innovation involved synthesizing a peptide while keeping it attached at one end of a solid support। तो अब बात ये थी कि प्रॉब्लम हमारी आ रही थी, डिफ़िकल्टी हमारी आ रही थी प्योरिफिकेशन में प्रोडक्ट के। तो अब इन्होंने एक जो ये आर ब्रूस हैं, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली जिसकी मदद से वो क्या कर रहे थे, वो इनोवेशन कर रहे थे। उन्होंने एक इनोवेशन ये क्रिएट की कि जो पेप्टाइड है इसको सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं हम, और सिंथेसाइज तब करना है जब उसका एक एंड जो है वो सॉलिड सपोर्ट में अटैच्ड है। द सपोर्ट इज एन इनसॉल्यूबल पॉलीमर रेजिन कंटेन्ड विद इन अ कॉलम। तो इसमें क्या था कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट था एक इनसॉल्यूबल पॉलीमर का। और
वो इनसॉल्युबल पॉलीमर था रेज़िन। तो उसमें हमने क्या किया, सिमिलरली हमने यूज़ किया क्रोमैटोग्राफिक प्रोसीजर्स को। द पेप्टाइड इज़ built up on this support one amino acid at a time using a standard set of chemical reaction in a repeating cycle। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, एक जो पॉलीपेप्टाइड है इसको हम बिल्ड कर रहे थे और हम सपोर्ट में क्या ले रहे थे, एक अम्यूनो एसिड ले रहे थे एक टाइम पे एक स्टैंडर्ड रिएक्शन कराने के लिए। एट ईच सक्सेसिव स्टेप इन द साइकिल प्रोटेक्टिव केमिकल ग्रुप्स ब्लॉक अनवांटेड रिएक्शन। तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा था, जितने भी केमिकल ग्रुप्स थे वो क्या कर रहे थे, जो अनवांटेड रिएक्शंस हैं इनको हर एक स्टेप में मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे नेक्स्ट स्टेप के लिए। द टेक्नोलॉजी फॉर केमिकल पेप्टाइड सिंथेसिस इज नाउ ऑटोमेटेड। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो क्या कर रहे हैं, केमिकल पेप्टाइड सिंथेसाइज कर रहे हैं हम ऑटोमेटिकली एक टेक्नोलॉजी में, वो हो रही थी। एज इन द सीक्वेंसिंग रिएक्शन ऑलरेडी कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द प्रोसेस। अब इसमें हमारी एक लिमिटेशन जो है वो निकल के आ रही थी और वो लिमिटेशन ये थी कि इज द असेंशियल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन एज कैन बी सीन बाय कैलकुलेटिंग द ओवरऑल यील्ड ऑफ पेप्टाइड ऑफ वेरियस लेंथ। तो हम क्या कर रहे थे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन थी प्रोसेस की वो ये थी कि जो हर एक केमिकल साइकिल है उसमें हम जो है हम क्या कर रहे थे, हम ओवरऑल यील्ड कैलकुलेट कर रहे थे पेप्टाइड की, जो कि वेरियस लेंथ की है। जब इनकी यील्ड की हमने तो इनका एडिशन जो था, एडिशन में जो नए जो अम्यूनो एसिड थे जिसमें से क्या थे 96 थे 99.8 के वर्सेस इनकम्प्लीट रिएक्शन एट वन स्टेज कैन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ एन इम्प्योरिटी। और ये जो इनकम्प्लीट स्टेज है रिएक्शन की वो कहाँ पे है, वो है कि ये जो शॉर्ट पेप्टाइड है नेक्स्ट में यहाँ पे मिल रही है। सो द केमिस्ट्री हैज़ बीन ऑप्टिमाइज टू परमिट द synthesis of protein of 100 amino acid residue in few days reasonably yield। तो हमारे पास वेरी सिमिलर अप्रोच, हमारे पास एक सिमिलर अप्रोच थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम जो सिंथेसिस थी न्यूक्लिक एसिड की वो कर रहे थे। इट इज़ वर्थ नोटिसिंग दैट दिस टेक्नोलॉजी इम्प्रेसिव एज इट इज़ स्टिल प्लस pales when compare with biological processes। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये इम्प्रेसिव थी और हम इसको मतलब ये क्या थी, ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के सामने क्या हो रही थी, पेल हो जा रही थी, मतलब फीकी पड़ जा रही थी। सो सेम 100 अम्यूनो एसिड protein would be synthesized with exquisite fidelity in about 5 seconds in a bacterial cell। तो यही चीज़ जो है वो सिर्फ 5 सेकेंड्स के अंदर एक बैक्टीरिया में क्या हो रही थी, सिंथेसाइज हो जा रही थी। सो अ वेराइटी ऑफ न्यू मेथड फॉर द efficient ligation that is joining together of peptide has made possible the assembly of synthetic peptide into larger proteins। तो अभी जो न्यू मेथड है इसमें क्या है, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम ज्वाइन कर रहे थे पेप्टाइड्स को और फिर हम इन छोटे छोटे पेप्टाइड्स को ज्वाइन करके एक लार्जर जो प्रोटीन है वो बना रहे हैं। With these method, novel forms of protein can be created with precisely positioned chemical groups। तो इन जो ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी हेल्प से हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, पोजिशन केमिकल ग्रुप इंक्लूडिंग दोज दैट माइट नॉट नॉर्मली बी फाउंड इन अ केमिकल प्रोटीन, इन अ सेलुलर प्रोटीन। So these novel forms provide new ways to test theories of enzyme catalysis to create protein with new chemical properties। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, हम जो ये हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं एंजाइम कैटलिस्ट की, ये हम फॉर्म कर सकते थे
और हम क्रिएट कर सकते थे प्रोटीन्स को जिनकी कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा हम डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोटीन के सीक्वेंस को, ये जो फ़ोल्ड हैं इन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते थे, हम एप्लीकेशन जो थी इसमें प्रोवाइड कर रहे थे हम अल्टीमेटली, जिसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था वो उसकी एबिलिटीज़ को, जो उसकी रिलेटेड प्राइमरी स्ट्रक्चर की एबिलिटीज़ हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में सॉल्यूशन के। देन वी हैव द नेक्स्ट, उसके पहले हम एक डायग्राम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ स्टेप वाइज यील्ड ऑन ओवरऑल जो ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है। इसमें हमारे पास हमें दिए हुए हैं कुछ रेसिड्यूज, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल पॉलीपेप्टाइड है उसमें 11, 21, 31, 50 ये दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल यील्ड है फाइनल पेप्टाइड की, वो है इसमें 96% है और 99.8% है। तो इस तरीके से हमें दिया हुआ है। फिर हमारे पास इसमें हमें क्या किया है, हमें केमिकली सिंथेसाइज किया है पॉलीपेप्टाइड को इन एक इनसॉल्युबल पॉलीमर के सपोर्ट में। इसमें से रिएक्शन 1 से 4 जो है वो दी हुई हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मेशन कर रहे हैं एक पेप्टाइड की। तो हमारे पास ये है, इसमें हमने एक ये पॉलीमर लिया और हमने अमीनो एसिड का रेसिड्यू लिया। तो पहले में रिएक्शन हुई, ये जो इनसॉल्युबल पॉलीस्टीरीन बीड है इसमें अटैच हुआ क्या जो टर्मिनल अम्यूनो है वो रिएक्टिव ग्रुप के साथ रेजिन के। फिर उसके बाद सेकंड में क्या है, हमारे पास जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो क्या हुआ है, रिमूव हो गया। हमने फ्लश मतलब उसको माइल्ड ऑर्गेनिक बेस से हमने मतलब उसमें उसको फ्लश किया, उसमें से रिमूव किया बाकी चीज़ें। फिर थर्ड में हमने क्या किया, जो अम्यूनो एसिड सेकंड है इसमें हमने अल्फ़ा अम्यूनो ग्रुप को एक्टिवेटेड जो डी सी बाई दैट इज़ डाई साइक्लोहेक्सेन कार्बोनल अमाइड के साथ। तो फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो अल्फ़ा अम्यूनो है उसको अटैक कर रहा है वन अटैक्स जो एक्टिवेटेड कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ। फिर फिफ्थ वाले में हमारा जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड है वो डी प्रोटेक्ट हो जाता है और जो ये एचएफ क्लीव कर रहा है एस्टर लिंकेज से पॉलीपेप्टाइड और रेजिन्स का। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट है जो वो है अम्यूनो एसिड सीक्वेंसेस प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन। तो अब ये जो अम्यूनो एसिड की जो सीक्वेंस होती हैं ये हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या करती हैं, बायोकेमिकल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हैं। Knowledge of the sequence of amino acid in a protein can offer insights into three-dimensional structure and its functional, cellular location and evolution. तो अगर हमें ये चीज़ पता है कि एक प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम इससे ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसके जो फंक्शंस हैं वो कैसे हैं, उसकी जो सेलुलर लोकेशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका जो इवोल्यूशन है वो किस किस प्रोटीन से हुआ है, किस तरीके से हुआ है। सो मोस्ट ऑफ दीज इंसाइट्स आर डिराइव्ड बाय रिसर्चिंग फॉर सिमिलैरिटीज़ विद अदर नोन सीक्वेंस। तो इस तरीके की चीज़ें हम पता लगा सकते हैं ये चीज़ सर्च करके कि ये जो सिमिलर सीक्वेंस है ये और किस किस में प्रेजेंट है। देन थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंस आर नोन एंड अवेलेबल इन डाटाबेस एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। तो बहुत सारे सीक्वेंस हमें अवेलेबल हैं आज के डेट में डाटाबेस में आसानी से। So a comparison of a newly obtained sequence with this large bank of stored sequence often reveals relationships both surprising and enlightening. तो अभी जो comparison कर रहे हैं हम नए सीक्वेंस का लार्ज जो उसका जो बैंक स्टोर्ड सीक्वेंस के साथ हम इसके हमें मतलब हमें जो रिलेशनशिप है इसका हमें वो मिल जाते हैं कि ये नया जो प्रोटीन है ये कहाँ पे से बिलोंग करता है, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ये सारी चीज़ें। सो एग्जैक्टली हाउ द अम्यूनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइंस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज नॉट अंडरस्टूड इन डिटेल,
तो ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ये किस तरीके से एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रोटीन के बनाता है, ये हमें अभी तक इतने डिटेल में अभी तक हमें समझ में नहीं आया है। और ना ही हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी के स्ट्रक्चर को देख के कि इसका अमीनो एसिड क्या होगा या उसका फंक्शन क्या होगा। हाउएवर प्रोटीन फैमिलीज दैट हैव सम शेयर्ड स्ट्रक्चर आर फंक्शनल फीचर्स can be readily identified on the basis of amino acid sequence similarities. तो ये जो फंक्शंस होते हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस होते हैं इनकी सिमिलैरिटीज से। सो इंडिविजुअल प्रोटीन आर असाइंड टू फैमिलीज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो ये जो इंडिविजुअल प्रोटीन्स होते हैं इनको हम मतलब हम इनकी फैमिलीज़ को, इनकी जो डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज़ है इससे हम सीक्वेंस को, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम पता लगा सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर यूजुअली आइडेंटिकल अक्रॉस 25%। तो एक जो फैमिली है उसमें जो इंडिविजुअल है उनमें हम 25% यूजुअली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मोर ऑफ देयर सीक्वेंस, और उससे ज़्यादा उसके सीक्वेंस एंड प्रोटीन इन दीज फैमिलीज जनरली शेयर एट लीस्ट सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो फैमिलीज होती हैं इनकी जनरली वो क्या होती हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें वो सिमिलर होती हैं। सम फैमिलीज आर डिफाइंड हाउएवर बाय identities involving only a few amino acid residue that are critical to a certain function। तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि अ नंबर ऑफ सिमिलर सब स्ट्रक्चर्स, इसमें जो हमारे जो सिमिलर सब स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम 4th चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं प्रोटीन्स के साथ। सो दीज domains often fall into structural configuration that have an unusual degree of stability। तो ये जो डोमेन्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चरल कन्फिगरेशन होता है ये बहुत अनयूजुअल होता है, इनकी जो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो बहुत अनयूजुअल होती है, और इनकी जो स्पेशलाइज्ड होती हैं ये एक सर्टेन एनवायरनमेंट के लिए। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी inferred from the structural and functional similarity within the protein families। तो अब जो evolutionary relationship है इसको हम मतलब इससे हम इन्फरेट कर सकते हैं जो इसका structural और functional similarities होती हैं एक प्रोटीन फैमिली में। तो certain amino acid sequence serve as signals that determine the cellular location। तो कुछ अम्यूनो एसिड सीक्वेंस जो है वो ये सिग्नल दे सकते हैं कि हाँ अगर ये वाला अम्यूनो एसिड प्रेजेंट है तो शायद ये जो प्रोटीन होगा इसकी सेल में यहाँ पे लोकेशन होगी। केमिकल मॉडिफिकेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ प्रोटीन, जो उसका केमिकल मॉडिफिकेशन बता सकता है और ये जो हाफ लाइफ है प्रोटीन का वो बता सकता है। स्पेशल सिग्नल सीक्वेंस यूजुअल एट अम्यूनो एसिड टर्मिनल्स आर यूज टू टारगेट सर्टेन प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल। तो अब इसके बाद जो स्पेशल सीक्वेंस होते हैं, सिग्नल सीक्वेंस होते हैं जो यूजुअली जो अम्यूनो टर्मिनल्स के होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, हम टारगेट कर सकते हैं जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए एक सेल में। अदर प्रोटीन्स आर टारगेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द न्यूक्लियस, द सेल सरफेस। और बाकी के जो हैं वो प्रोटीन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूक्लियस में, सेल के सरफेस में, साइटोसोल में, और बाकी जो अदर लोकेशंस हैं सेल्स की वहाँ पे। अदर सीक्वेंस एक्ट एज अटैचमेंट साइट फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। और बाकी के जो सीक्वेंस हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की तरीके से खाली अटैच्ड रह सकते हैं, जैसे कि जो शुगर ग्रुप हैं ग्लाइकोप्रोटीन के वो खाली अटैच्ड होते हैं, उनका कुछ ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता है। एंड लिपिड्स इन लिपोप्रोटीन, सम ऑफ दीज सिग्नल्स आर वेल characterized and easily recognized in the sequence newly characterized protein।
ये भी हम चैप्टर 27 में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो समरी है इसकी वो हमारी निकल के आई है कोवेलेंट स्ट्रक्चर की प्रोटीन्स की। जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है वो डिफरेंट होता है, और इनका जो डिफरेंट फंक्शन है ये रिजल्ट करता है डिफरेंट अमीनो एसिड की कंपोजिशन, मतलब जो अलग अलग सीक्वेंस प्रेजेंट हैं अमीनो एसिड के, उन अलग अलग सीक्वेंस की वजह से ये जो प्रोटीन होते हैं इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। कुछ वेरिएशन सीक्वेंस में पॉसिबल होता है जब एक, मतलब कुछ अगर थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं तो शायद उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े उसके फंक्शन में। सो जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ये हम डिड्यूस कर सकते हैं जो फ्रैगमेंट है पॉलीपेप्टाइड की इनसे। जो ये स्मॉल पेप्टाइड हैं उनसे क्या कर सकते हैं हम, जो रिएजेंट है उनको क्लीव करते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड है, और डिटरमाइन करते हैं अमीनो एसिड का सीक्वेंस, जो कि हमने एडवन डिग्रेडेशन प्रोसेस से किया था। उसके बाद ये जो ऑर्डरिंग है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स की, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम सीक्वेंस कर रहे हैं इसका हम ओवरलैप से, और जनरेट करते हैं हम रिएजेंट को। और ये जो प्रोटीन सीक्वेंस होता है हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ। उसके बाद ये जो शॉर्ट प्रोटीन्स होते हैं और पेप्टाइड्स होते हैं ये 100 रेसिड्यूज तक होते हैं, ये केमिकली सिंथेसाइज हो सकते हैं। और ये जो पेप्टाइड होते हैं ये बिल्डअप होते हैं एक अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ, जो कि जो रिमेनिंग जो टेट्रेट सॉलिड सपोर्ट है उसके। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन sequences and evolution, which we will discuss in our next video. Till then, keep revising.